आज के शो में। आरबीओडी मेगा करप्शन 2014 में 22 अरब रुपए के बोगस टेंडर्स का इंकशाफ। आरबीओडी करप्शन स्कैंडल में मजीद गुमनाम चेहरे बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आरबीओडी मेगा करप्शन जो केस है नाज़रीन, ये एक दिलचस्प मोड़ पे इस वक्त आ चुका है क्योंकि ये मामला चेयरमैन नैब के नोटिस के बाद, यानी चेयरमैन नैब ने इस मामले पर अपने सेक्शन ए के तहत नैब ऑर्डिनेंस के इस केस को मुंतकिल करवाया एंटी करप्शन कोर्ट से नैब कोर्ट की तरफ। अब आज हम ये सवाल उठाने लगे हैं कि जो केस एंटी करप्शन ने तफ्तीश की है, जो तैयारी की है इस केस की, क्या इस केस में कुछ झोल है, कहीं कुछ ऐसे किरदार हैं, कुछ ऐसे चेहरे हैं इस मेगा करप्शन केस में? क्योंकि ये जो पूरा मामला है इस वक्त आरबीओडी का, ये मल्टी बिलियन रुपीस का, अरबों रुपए का मामला इस वक्त है। ये सालों तक पर मुहित करप्शन है जिससे कई लोगों की जायदादें बनी हैं। और जिस तरह हम आपको बार बार बताते हैं कि अगर करप्शन की बात करें, बदउनवानी की बात करें, तो 3 तरह से जराए हैं इस पर सियासतदानों के या ब्यूरोक्रेट्स के करप्शन करने के। एक तो यह है जी कि सरकारी अमलाक पे कब्जा हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि सरकारी वसाइल का नाजायज इस्तेमाल होता है, गाड़ियों का नाजायज इस्तेमाल हो गया, पेट्रोल का इस्तेमाल नाजायज कर दिया। और तीसरा होता है इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, जिसमें हम देखते हैं कि ट्रांसफर एंड पोस्टिंग पैसे लेके की जाती है और ठेके दिए जाते हैं। और ये ठेके जो होते हैं, इसमें एक अंडरस्टूड बात हो जाती है कि जी ठेके देने हैं तो 20% जो है वो करप्शन आपको, यानी 20% कट देना है ठेके पे, और ठेके लेने वालों को पता होता है, ठेके देने वालों को पता होता है। लेकिन यहाँ तो हम मामला देखते हैं कि जिनको ठेके दिए जाते हैं उनको ना कोई अहलियत होती है और ना 20% की बात तो छोड़े, यहाँ पे तो बात ही होती है कि सब कुछ ही मिल बैठकर बोगस टेंडर्स, बोगस कंपनियां बनाकर बोगस ठेके दे दिए जाते हैं। और यही कुछ नाज़रीन आरबीओडी के साथ हुआ है। यानी सुबह सिंध के हक पे डाका जो डाला गया है वो किस तरीके से डाला गया है उसकी तफसीलात में आज जो है हम आपको प्रोग्राम में मजीद गहराई में लेके जाएंगे और कुछ ऐसे चेहरे बेनकाब करेंगे। अच्छा, ये वो चेहरे हैं जिनका अभी तक आपने नाम नहीं सुना होगा इस केस में। मैं आपको शुरुआत करता हूं क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं नैब के जो आपके सामने हम रखते हुए बात करते हैं, जिसमें नैब तफसीलात पूछता है। कुछ NWP नाम के प्रोजेक्ट्स हैं इनकी, ये पूरी फहरिस्त है जो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, पूरी फहरिस्त है। और इसमें तकरीबन लगभग अगर आप गिनना शुरू करें तो ये NWP के नाम के अगर आप शुरू करें तो NWR 336, 337, 338, 339, 343, कोई 100 के करीब इस तरह के टेंडर्स हैं जिसकी नैब तफसीलात इकट्ठी करता है सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी से, सेपरा से। इसके अलावा इरिगेशन के महकमे को लिखता है कि आखिरकार इन टेंडर्स की तफसीलात क्या है। उन तफसीलात में जो नैब दस्तावेजात मांगता है वो कहता है कि ये डिटेल्स इनकी बताई जाए कि 2014 में ये टेंडर क्यों इशू हुए थे, क्या मामला था। फिर इनकी अप्रूव्ड PC1 बताई जाए, अगर ओरिजिनल है तो वो बताई जाए, रिवाइज हुई थी तो वो बताई जाए, और कितना % काम इन पर मंसूबा पर हो गया। ये जो 100 से ज़्यादा ठेके हैं इनके ऊपर। अब ये केस वही इमरान शेख वाला है जिस पर चेयरमैन नैब ने नोटिस लिया हुआ है। इसमें पूछा ये भी जाता है कि टोटल अमाउंट जो रिलीज की गई है वो कितनी है। इसे पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन थे जिनको ये ठेके अवार्ड किए गए हैं, और उनके शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, उनके एड्रेस क्या हैं, और उनके मोबाइल फोन नंबर क्या है। रिमार्क्स भी आप इस पे लिखें, और ये तमाम तफसीलात नैब इकट्ठी। अब आज हम प्रोग्राम में आपको बताएंगे क्योंकि ये जो ठेके आपने देखे हैं इस पर जिनको हम कह रहे हैं NWP न्यू वर्क प्रोजेक्ट्स, इसकी नैब तफसीलात मांग रहा है, ये 2014 में हुए हैं। 2014 में आरबीओडी से कौन कौन मुंसलिक था, ये बड़ा अहम सवाल है नाज़रीन। ये इमरान शेख तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है जिसके बारे में कॉल ऑफ प्रोटेस्ट जाता है। उस वक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन था, ये ठेके किसने अवार्ड किए, पैसे किस तरह रिलीज हुए, किस को रिलीज हुए, पैसे रिलीज करने में कौन कौन से किरदार शामिल थे, ये आपने आज तक नहीं सुना होगा। और जो आज हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे, और नैब जो तहकीकात कर रहा है उस हवाले से अहम सवालात भी उठाएंगे ताकि नैब को भी पता चले और सबको भी कि जो अहम तरीन नाम छुपे हुए हैं, जो किरदार छुपे हुए हैं वो कौन से इस वक्त हैं, जो आज आपके सामने हम लेकर आने वाले हैं। इम्तियाज़ साडवी साहब ब्यूरो चीफ कराची प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं। इम्तियाज़, तफसीलात तो अहम है बड़ी, ये जो मनसूबे, ये सारे जो ठेके हैं, इसमें से कितने 88 ठेके 88 हैं जो आप कहते, इसमें जो हमारी इत्तलात हैं, आपकी इत्तलात हैं कि ये इस वक्त बोगस हैं, टेंडर्स हैं, ये 100 से ज़्यादा जिनकी नैब ने मांगी थी इन्फॉर्मेशन, क्या मामला हैं ये? जो जहाँ तक हमें मालूम हुआ है और जो आरबीओडी के ज़राए बता रहे हैं कि 2014 में तकरीबन 22 अरब रुपए के ये ठेके थे, 88 ठेके थे जो बोगस टेंडर उनके किए गए। और उस वक्त के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे ज़हीर हैदर शाह, AC इमरान शेख थे, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इमरान शेख थे, उसके साथ साथ जो बाकी इंजीनियर थे उसमें यासीन कुरैशी जो इस वक्त चीफ़ इंजीनियर हैं, और इसके साथ बहार जुमानी इंजीनियर सन डिवीज़न थे, और हसन मेमन
ये जामशोरो डिवीज़न के थे, इन तमाम के पास डीडीओ पावर्स भी थे, जिन्होंने 22 अरब रुपए के जाली टेंडर किए हैं और उन टेंडर्स की कहीं से भी कोई अप्रूवल नहीं थी, ना PC1 था, ना एकनिक से अप्रूवल थी। और ये जो RBOD बनाए जाने का मकसद ये था कि जो हमारी ज़मीनें ख़राब हो रही हैं इसमें सीपेज की वजह से, या जो पानी हमारा रुक रहा है, ख़राब हो रहा है, तो उसको समंदर तक जो है ड्रेन करना था, तो इस ताकि सिंध की ख़ास तौर पर सबसे बड़ा नुकसान सूबे सिंध को हो रहा था, और उसको दरिया सिंध के किनारे से राइट बैंक साइड से लेकर ठट्ठा के समंदर में इस जहरीले पानी को छोड़ना था। तो इस प्रोजेक्ट में जो ज़मीनें खरीदी गई उसमें घपले थे, जो उनके नाम पर बहाली के नाम पर, मरम्मत के नाम पर किए गए वो भी, और सबसे बड़ी बात यह कि जो सैलाब दिखा के इन्होंने किया वो प्रोजेक्ट नहीं थे, वो डाके थे। तो 22 अरब रुपए के तो सिर्फ वो टेंडर्स हैं 88 जिनकी कोई अप्रूवल नहीं थी, और इमरान शेख का नाम तो सिर्फ आ रहा है, लेकिन इस केस में कहीं भी ज़हीर हैदर शाह साहब का नाम नहीं आ रहा, यासीन कुरैशी साहब का नाम नहीं आ रहा। और यासीन कुरैशी साहब से जैसे कि बात भी हुई है, मौक़िफ़ भी हुआ है, तो उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि मेरे टेन्योर में ये करप्शन नहीं हुई है। लेकिन इससे बाद में जो मुनव्वर बोजदार का टेन्योर है, और ख़ास तौर पर उसके बाद जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उनके टेन्योर बिल उनमें करप्शन हुई है। तो इस तरह से ये जो ऐसे नाम थे जिनके पास डीडीओ पावर, मतलब आप पैसे निकालने के अख्तियारात थे, उन लोगों के नाम इस पूरे मंजर से गायब हैं। ये जो आपने बात की है कि यासीन कुरैशी वाली, तो हम दिखा भी देते हैं नाज़रीन को कि हमने मौक़िफ़ लिया है, जो हमारा एथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने नाम हम प्रोग्राम में ले रहे हैं उन सबसे रब्ता करने के बाद बाकायदा हमें और उनसे कहा गया कि प्रोग्राम में आए या फिर अपना जवाब दें। तो यासीन कुरैशी साहब से ये जो सवाल है ना RBOD में क्या हुआ था, तो वो जो एतराफ़ कर रहे हैं कि 2014 के बाद हुआ है, तो सवाल ये कि वो कहाँ थे 2014 में। लेकिन पहले ये सुनते हैं कि उन्होंने RBOD करप्शन के हवाले से क्या कहा था। लेट्स से दिस। RBOD में जो करप्शन होगी ना, तो गवर्नमेंट को पता है कि किस किस ने करप्शन की है, उनके ऊपर FIR भी कट गई है, उनके ऊपर नैब में रेफरेंस भी चल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 2014 के बाद जो गड़बड़ हुई है वो 2014 के बाद हुई है, और अल्लाह का शुक्र है मेरे जमाने में काम फुल फ्लैग हम चला रहे थे। लेकिन उसके बाद जो टीम आई थी तो वो उनकी गड़बड़ है, नैब ने उनको कॉल किया, एंटी करप्शन ने उनको कॉल किया, कितनी गड़बड़ की है वो भी एंटी करप्शन को पता है, नैब को भी पता है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी पता है। ठीक है जी। 2009 से 2016 ये कहाँ थे यासीन कुरैशी साहब, और ये जो कह रहे हैं कि उनके बाद हुआ सब कुछ, ये मामले के हक़ाइक़? देखें, जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन है, हमने इसलिए इनको यासीन कुरैशी साहब को कहा कि आप मौक़िफ़ दें, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। ये पहले अफसर थे जिन्होंने मौक़िफ़ के लिए हामी भी भरी, रजामंदी भी दिखाई और बात भी की। अक्सर तो ऐसे हैं जो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो मामला ये है कि उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ दिया, जैसे मुनव्वर बोजदार ने कहा था कि मैं तो कोरे गाड़ी पे चलता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हक़ाइक़ कुछ और हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि इनके टेन्योर में बोगस जो ठेके दिए गए थे उनकी बिलिंग हुई है, और 22 अरब रुपए के जो ठेके थे RBOD के, उसमें उनकी कोई अप्रूवल नहीं थी। इमरान शेख का टेन्योर था, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वो थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़हीर हैदर शाह थे, और उसके साथ ये जो मेन किरदार थे बहार जुमानी, हसन मेमन और दीगर अकाउंटेंट्स थे सारे, उनके इन रेफरेंस में या इस केस में कहीं जिक्र नहीं है। तो जो सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि क्या इंक्वायरी में कुछ लोगों को बचाया गया है, क्या नेब की जो अभी इंक्वायरी एंटी करप्शन से मुंतकिल हुई है, क्या नेब उस इंक्वायरी को लेके आगे बढ़ेगा या अपनी इंक्वायरी करेगा? अगर अपनी इंक्वायरी भी कर रहा है तो इतना ही टाइम ज़ाया होगा जितना अभी तक हो चुका है। 2-2.5 साल जो है वो गुजर चुके हैं, कोई नतीजा नहीं निकल रहा। और मुनव्वर बोजदार जैसे रिटायर्ड हो गए अफसर, वो कह रहा है कि मैं जमानत तक नहीं कराऊंगा, जिसको नेब को मुझे जो उखाड़ना है या जो करना है। ये बड़ी अहम बात है। ब्रेक के बाद इम्तियाज चंडी साहब से जानेंगे, इससे मजीद हक़ाइक़ भी बेनकाब करेंगे। कुछ अहम नाम तो आपने सुन लिए हैं, इन अहम नामों और मजीद पसे पर्दा किरदारों का उठेगा इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज अहम तरीन सवाल हम उठा रहे हैं। ये मामला RBOD का संगीन तरीन होता जा रहा है। इसमें जो अहम तरीन मनसूबा, फिर इस मनसूबे के अंदर जो ठेके दिए गए, उन ठेकों की तफसीलात आज आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं। अब नैब की तहकीकात किस डगर चल रही है, किस मोड़ पर है, और नैब कहाँ पहुँचा है,
ये आपको बताएंगे भी, और साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स नैब के हैं वो भी दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो नैब ने तफसीलात पहले मांगी थी। अब नई सिरे से तहकीकात होंगी, क्या होंगी, ये अहम सवाल है। लेकिन इस मंसूबे से जुड़े जो अहम लोग हैं उनके असासे किस तरह बने, ये बड़ा अहम सवाल है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे अभी ये बात हो रही थी, अभी जो जिनका हमने मौक़िफ़ भी आपको सुनवाया है, अब एसेट्स के बारे में हमने पूछा जी आपके असासों की तफसीलात क्या हैं, आपके कितने असासे हैं, आप जो इस वक्त है वो आपके पास असासे आए तो कहाँ से आए, तो उनका जो अभी इससे पहले कि आपको उनका जो पिछले उस पर जवाब सुना है, मजीद उन्होंने क्या कहा था अपने असासों के बारे में, लेट्स हियर दिस। असिस्टेंट इंजीनियर जब मैं 93 में भर्ती हुआ था तो मेरे भाई उस वक्त भी मैंने घर बनाया था मकली में, ठट्ठा में, ठीक है। उसके बाद 8 साल के बाद जब मैं हैदराबाद आया तो वहां मैंने कासमाबाद में घर बनाया ठट्टा का बेच के। फिर जब हैदराबाद कासमाबाद से मैं डिफेंस हैदराबाद गया तब मैंने कासमाबाद का बेच के डिफेंस में बनाया। आपका यह मतलब हो कि $1 जो है वो 45 रुपए का था, अभी वो $1 160 रुपए का है। क्या वो कीमत वही बंगले की रहेगी जो मैंने लिया था? मेरे बेटे हैं, एक दुबई में है, वो उधर जॉब कर रहा था, जाहिर है वो उधर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में है, 6,500 दरम उसको मिल रहा था। अगर वो बनाए तो उसमें ये ना कहें कि भाई कुरैशी साहब आपने जायदाद बना ली। तो ये कुरैशी साहब का जवाब था जब हमने उनसे पूछा कि आपके असासे इतने कहाँ से आए, क्या सोर्स ऑफ इनकम है, कैसे बनाए गए, और आरबीओटी के मंसूबों पे करप्शन है, उस पर भी आपने सुना उनका मौक़िफ़। फिर दूसरा अहम पहलू नाज़रीन बड़ा अहम है, वो दूसरा अहम पहलू ये है कि इनके बेटे के नाम पर, ताबिश के नाम पर, जो ताबिश है ये नाम आपको सुना हुआ इसलिए लगेगा क्योंकि कुछ दिन कबल एक केस हुआ सामने मीडिया में आया, महाशाह मर्डर केस। महाशाह एक जो इस वक्त डॉक्टर जिसको सुसाइड से इस वक्त जो इसकी हलाकत हुई, इसने अपने आप को मारा, इसमें इंसाइट करने के लिए यानी उकसाने के लिए सुसाइड में असला फराम करने के इल्ज़ाम में ताबिश कुरैशी भी गिरफ्तार हुआ। आज हमने इनके वाले से पूछा जी कि आपके बेटे का क्या ताल्लुक था इस केस से, तो उन्होंने कहा जी कि रिश्ता देने आए थे। मेरी अभी बात आसिफ अली शाह साहब से जो महा के वालिद हैं, वो कहते हैं हमारे इल्म में, हमारे ख़ानदान के इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि ये रिश्ता लेने आ रहे थे हमारे पास, या मिले थे, या हमारे पास रिश्ता का सोच रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। महाशाह केस बड़ी जीनत बना है इस पर सोशल मीडिया की और मामला की, लेकिन उस पर भी बात की है। लेकिन ताबिश के नाम पर क्या असासे हैं, उन्होंने पहले हमने उनसे पूछा है तो उन्होंने क्या कहा, लेट्स हियर दिस। ताबिश के नाम पे कोई जायदाद नहीं। एक गाड़ी थी वो ताबिश ने अपने नाम पे की थी, तो वो उसने सेल की, अभी तक उसके नाम पे हो तो मुझे नहीं पता। और इसके साथ साथ जब महा के केस पे पूछा कि जी महा के केस से ताबिश का जो ताल्लुक है वो क्या है, कि आपका बेटा जेल में गया, आपका बेटा अंडर अरेस्ट रहा, असासे आपके अलग बने, इन इल्जामात का जवाब तो दें कोई, तो उन्होंने क्या कहा, लेट्स हियर दिस। जब वो आपस में बात करते थे टेलीफोन पे तो ये चीजें, जब महा ने खुदकुशी की तो ही वॉज इन इस्लामाबाद, मेरा बेटा तो इस्लामाबाद में पढ़ रहा था, वो बेचारा भागा है, हमने चेक किया, पुलिस वालों ने बोला बाबा आपकी भी कन्वर्सेशन इनके साथ, महा के साथ है, मेरे बेटे को बोला, उसने बोला बिल्कुल है, चल भाई अंदर। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि हमारे पास डीएनए होता है, आईओ डीएनए मुसलसल कह रहा है कोर्ट में कि डीएनए कराएं, मैंने तो बेटों को लेके पहुंच गया पहले। तो ये वो तफसीलात हैं, ये अहम तरीन मामला है। यानी एक तो ये कुरैशी साहब खुद, फिर इनके साहबजादे पर इल्जामात अलग हैं जो कत्ल केस में सब मुलविस हैं, और अभी आसिफ अली शाह साहब जो महाशाह के वालिद हैं वो कहते हैं कि रिश्ता विश्ता कोई मामला ऐसा नहीं था, जो भी लीगल प्रोसीजर है दे आर फॉलोइंग इट। टीवी पे तो नहीं आ रहे इस वक्त कमेंट कर रहे, लेकिन इम्तियाज़ साहब असासों पे बड़ी मामला, पहले असासों से शुरू करते हैं। असासों पे उन्होंने कहा कि घर बेचा, बदीन में बेच के दूसरा घर लिया, अभी असासे मकली में, अभी असली असासे कहाँ हैं, किधर स्टैंड करते हैं? देखिए कुरैशी साहब के हवाले से तो मैं सिर्फ इतना कि उन्होंने बात की है, अपना मौक़िफ़ दिया है, और उसके जो असासे हैं जहाँ तक मुझे मालूम है कि 2009 से 2016 तक ये ठट्ठा में एक एक्सीएन ठट्ठा थे और आरबीओडी जो प्रोजेक्ट है उसके साथ लिंक है। इनके इस वक्त जो असासे हैं, डिफेंस हैदराबाद में घर है, और वो ज़ाहिर है करोड़ों रुपए की मालियत का है डिफेंस हैदराबाद का। इस तरह से डिफेंस कराची में घर है, दुबई में है, बहरिया टाउन में है, और इस्लामाबाद सेक्टर F10 में 8 में है। अब फ़र्ज़ करें कि कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जब मेरी 2900 रुपये तनख्वाह थी तब मेरी वाइफ की जो है वो 56,000 या 85,000 थी, जब यूनाइटेड नेशन में थी या जहाँ भी थी। वो क्या हम बच्चों के लिए नहीं बना सकते? बिल्कुल बनाने का हक़ है, लेकिन जो केस बन रहा है, जो चीज़ें जुड़ रही हैं, वो जुड़ रही हैं आरबीओडी प्रोजेक्ट के साथ। 22 अरब रुपए के जो घपले हुए हैं, और जिन कंपनियों को इन्होंने ठेके दिए थे, साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़हीर हैदर शाह
गैर कानूनी कहा जा रहा है। अब इसकी ज़ाहिर है इंक्वायरी जब तक नहीं होगी तब तक ये मालूम नहीं होगा कि कौन बेगुनाह है, किसने किया किसने नहीं किया। लेकिन सरे से नाम ही नहीं होना, और उस टेन्योर में जिन जिन इवन आप मेहताब काजी जो जाली दस्तखत के माहिर थे, जिन्होंने दस्तखत किए हैं जाली, उसका नाम है, उसको आप कर सकते हैं। एक क्लर्क है कामरान खान, उसका नाम है, लेकिन नाम नहीं है तो उन लोगों के नहीं है जो उस वक्त डीडीओ पावर रखते थे। सवाल वो है, सवाल कुरैशी साहब की ज़ात से किसी किस्म का कोई इख्तलाफात नहीं है। ये ठट्ठा के हैं, मेरे मतलब गांव के हैं, बहुत अच्छे इंसान होंगे, लेकिन बात सिंध के और मुल्की कौमी वसाइल को लूटने की है, सरकारी ख़जाने को नुकसान देने की है। तो उसमें अगर सवालात उठते हैं तो हमने उनको मुकम्मल मौका दिया। लेकिन जो मेरे साथ जहाँ तक मुझे मालूमात है कि उस वक्त जो 22 अरब रुपए के ठेके थे उसमें NBC कंपनी थी, अब्दुल सलाम राजपूत था, हाफिज़ रबनवाज, आगा फ़तेह मोहम्मद, शिराज ट्रेडर और दीगर कंपनियाँ थी। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? क्या उनके खिलाफ कोई नाम आया? नहीं आया। मुनव्वर बोजदार का तो इस वक्त नाम आ रहा है। इमरान शेख का क्या रोल था और उसके साथ इन लोगों का क्या रोल था? ज़ाहिर है आप वाइट कॉलर क्राइम जो है वो इतना आसान तो नहीं होता डिटेक्ट करना कि आपने फौरी इंक्वायरी की पता चला कि किसने कितने अरब रुपए करोड़ रुपए खाए। सरकारी अफसर उसके कितने असासे होने चाहिए? अगर वो ख़ानदानी इतना पैसा था, बैकग्राउंड था, तो सरकारी नौकरी की क्या ज़रूरत थी? अब इसमें जो दीगर लोग आ रहे हैं सैफान, जैसे कि बहार जुमानी, इसके ऊपर संगीन, इनका घर कहाँ कहाँ है इसकी फहरिस्त आई है जो हमें मिली है। अच्छा, ताबिश के पास मर्सिडीज बेंज V8 गाड़ी, वो तो और जो इसके साथ डिफेंस में उसकी आप लाइफ स्टाइल देखें, जो महाशा के मर्डर के जो उसकी सुसाइड के बाद तस्वीरें आई हैं, हाई फाई एक ज़िंदगी आप देखें कि एलीट क्लास का जो है वो एक लड़का जिसके पास पता नहीं कितनी कारें हैं, जो उनकी तस्वीरें भी आई। इस तरह से इन लोगों के जो आई हैं, हसन मेमन की हैदराबाद, मटियारी, कराची में प्रॉपर्टी, अब पता चलेगा कि इसकी कितनी प्रॉपर्टी है, इधर कोई बंगले हैं, ज़मीनें हैं, क्या है। जुमानी के खैरपुर, कराची, इस्लामाबाद में घर हैं। भाई आप सबके सब अमीर सिर्फ RBOD से हुए? मतलब आप क्या पहले क्या था, सरकारी नौकरी से पहले की क्या पोजीशन क्या थी और अब क्या है? बात तो सरकारी नौकरी के बाद की है। इससे कोई ये सरोकार नहीं है कि आपका अगर वालिद कोई खान बहादुर था, कोई जायदादें थी उनकी, तो उनसे हमारा कोई लेना था। वो आप शो करते कि हमारे ख़ानदान के पास कोई 1 लाख एकड़ एराजी थी या क्या। मामला अब ये आ रहा है कि जो RBOD के इस मोहरे हैं उनको किस तरह बचाया गया, उनके नाम क्यों नहीं है? अगर इंक्वायरी होती उसके बाद अगर क्लीन चिट मिलती है किसी को तो कोई मसला नहीं। ये उस टाइम की सारी चीज़ें जिन पर उन लोगों के भी शिकवे हैं कि सिर्फ हमारे नाम आए हैं, जो मेन लोग हैं वो नाम उनके नहीं है ना। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का नाम आ गया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम नहीं है, सही रहता शाह का जो मेन बंदा है। इसी तरह जो ये सारी तफसीलात हैं अगर आप देखें इसमें, ये जितने ठेके अवार्ड किए गए ये इसके अंदर बहुत से किरदार मुलव्वस होंगे। वाइट कॉलर क्राइम है तो इसमें यकीनी तौर पे ठेके किस तरह मिले, किसको मिले, पैसे किस तरह गए, और ये बड़े अहम नाम है जो इसमें शामिल थे। ये अपनी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई करते हैं। ये कहते हैं जी कि मेरा ताल्लुक नहीं, गाड़ियों, असासों सबको डिनाई करते हैं। वो कहते हैं गाड़ी भी जो अपनी उनकी है। मैं उस गाड़ी का भी सुना देते हैं नाज़रीन। उन्होंने अपनी गाड़ी के बारे में क्या कहा है, जो उनकी अपनी गाड़ी है उसके बारे में जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है हमने उनका मौक़िफ़ लिया था। कुरैशी साहब क्या कहा गाड़ी के बारे में, ये जरा सुनते हैं। मेरे पास पराडो है जो 1992 मॉडल है, उस पे अगर 1.5 लाख रुपए खर्च करके बॉडी चढ़ा दी तो उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मेरे पास सरकारी गाड़ी है, वो चला रहा हूँ। मेरे पास ZX है, पर लैंड क्रूजर है, मैं ये नहीं कहता नहीं है। वो मैंने ली थी 2013 में, 2016 में। वो मेरे पास अभी तक मेरे वाइफ के नाम पे है, FBR में इंडिकेट किया हुआ है, रिटर्न भरे हुए हैं। 2014 में ZX लैंड क्रूजर ली थी, 92 में एक लैंड क्रूजर इसको अपग्रेड किया गया। आप जो FBR में क्या डिक्लेयर करना काफ़ी होता है क्या? अगर ऐसा हो तो फिर तो सारे सियासतदान मेरे ख्याल में जिनको नेब की पेशियां भुगतते हैं उनको भी क्लीन चिट मिलना चाहिए। जिस हाकिम राउजो ने जिसने 2011 की प्रॉपर्टी अब जाके शो की, फिर उसको भी माफ होना चाहिए। ये तो इम्तियाजी ब्रेक के बाद आते हैं, इस पे बात करते हैं। ये जो जिन्होंने बात की है इस पे अहम तरीन बात, कुछ और किरदार जो इसमें शामिल हैं उन पर नैब क्या कर रहा है, कुछ ऐसे जिन पे सिंध हुकूमत जो इस वक्त बहुत ज़्यादा नवाजिशें कर रही है, आखिर क्यों कर रही है, जो VR भी कर चुके हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। RBOD मंसूबे में जिस तरह से बेदरेग रियासती वसाइल के ऊपर और अपने रियासती जो इख्तियारात हैं उसका नाजायज़ इस्तेमाल करके अरबों रुपए जो बनाए गए,
वो तमाम तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। अब उसमें मुबैना तौर पे जो लोगों के असासे बने हैं वो सारी तफसीलात आपके सामने हैं। अब एक सवाल हमने पूछा था जो कुरैशी साहब हैं उनसे, जो जुड़े हुए थे इससे आरबीओडी से, तो उन्होंने बताया कि गाड़ियां उनके पास 2014 में उन्होंने लिए ZX लैंड क्रूजर, उसके अलावा एक गाड़ी उनकी 92 की थी जो उन्होंने अपग्रेड कर दी 1.5 लाख रुपए में, एक सरकारी गाड़ी उनके पास है। तो ये इस पे थोड़ी बात करते हुए आगे 2 या 3 ऐसे और नाम हैं जिनके ऊपर नैब के केसेस भी बन गए, एक आध पे तो बन गए हैं, वहाँ तफसीलात क्या है वो आपको बताएंगे। लेकिन इम्तियाज पहले ये गाड़ियों वाला मामला है, वो कहते हैं जी 2014 में गाड़ी ली और वो डिक्लेयर कर दिया FBR के अंदर, और 2014 में ये मामला हुआ ठोकों का सारा 22 अरब के ठेके निकले। बिल्कुल, देखें इस तरह से गाड़ी लेकर और FBR में डिक्लेयर करना एक बिजनेसमैन के लिए, प्राइवेट शख्स के लिए तो ठीक है, लेकिन एक सरकारी अफसर ने अगर कोई किया है और उसकी सिर्फ ये कहना है कि मैंने टैक्स दे दिया, तो ये काफ़ी नहीं है। उसकी अगर उसने अख्तियारात अपने उनकी कोई गलत इस्तेमाल किया है और फंड्स में खुर्द-बुर्द की है या किसी तरह से भी ख़रीदा है, कुछ भी रीज़न हो, उसकी छानबीन होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर उस केस में तो ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है जो मेगा करप्शन स्कैंडल हो, जो सिंध की एक लाइफ लाइन के साथ खेलने की कोशिश की गई है जिस प्रोजेक्ट के साथ, और वो एक आपके रीढ़ की हड्डी की तरह उसकी अहमियत हो, उस प्रोजेक्ट में अगर लोगों ने और अफसरान ने घपले किए हैं तो उनको तो किसी सूरत में बख्शना नहीं चाहिए। और चाहे कोई भी हो, मुनव्वर बोजदार हो, इमरान शेख हो, ज़हीर हैदर शाह हो, कोई भी हो, उनके नाम कम से कम इस लिस्ट में आने चाहिए। और नेब के हुकाम इस बात को बखूबी जानते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम, बेनामी जायदादें रखना, इसको किस तरह मुश्किल होता है ढूंढना। और वो एक शख्स, ये तो इनकी मैं कहूँगा ऑनेस्टी है शायद, कि ये खुद कह रहा है कि भाई मेरे दुबई में घर हैं, मेरे यहाँ घर हैं, मेरे वहाँ। और वो जो मुनव्वर बोजदार तो कहता था कि मैं झोपड़ी में रहता हूँ, मेरे पास कोरे गाड़ी है। एक 8 फुट का बंदा कोरे गाड़ी में सफ़र कर रहा है, तो मैं तो उनसे हमदर्दी रखता था कि अगर सर आपके पास नहीं है तो ये जो लैंड क्रूज़र और V8 और दीगर गाड़ियाँ ये किराए पे आप लेके चलते थे। और ख़ास तौर पर मुनीज़ काज़मी जो जिसको आपने 1.5 अरब रुपए अपने मोहब्बत या अपने रिश्ते की वजह से दे दिए आपने सरकार ख़जाने से, तो ये तो नाकाबिल तलाफ़ी इस मामलात हैं, माफ़ी है। तो इस तरह की मेरे ख्याल में इन चीज़ों की छानबीन इदारों को करनी चाहिए ताकि मालूम हो कि वाकई जायज़ ये ख़रीदारी हुई या नाजायज़ तरीके से ये पैसा आया और फिर इन्हीं पैसों से ये सारे बंगले बनते गए। एक घर मकली का मुझे आज भी सोसाइटी के रेट के पता है कि अगर वो 96 में 92 में बेचा जाए और हैदराबाद में घर लिया जाए तो उसके बाद हैदराबाद डिफेंस और कराची डिफेंस दुबई में घर नहीं लिए जा सकते। 93 में बेचा था, उसके बाद लिया। अच्छा, दूसरा जो अहम नाम है फ़हीम सोमरो, जो हमने इस किरदार पे भी काफ़ी रोशनी डाली है, किस तरह से सोमरो स्टेट है इस वक्त लाड़काना में, और दीगर तफसीलात। और सरदार शाह वो शख्सियत है जिसके बारे में, जिसका नाम VR की लिस्ट में भी इस वक्त कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में ऑनरेबल में जमा हुआ है। और वहाँ जब ऑर्डर आ चुके हैं कि ऐसे शख्स को जो कि VR कर चुका है नैब से, वो 4 लाख रुपए का VR हो या 4 करोड़ रुपए का VR हो, वो ओहदे पे नहीं विराजमान रह सकता। और सरदार शाह रोडी कनाल सर्कल में मुलव्वस था जब VR उसने किया नैब के साथ, उसके बावजूद उस ओहदे पर विराजमान है सरदार शाह। आखिरकार क्यों है, ये बड़ा अहम सवाल है। ये इरिगेशन के अफसरान है नाज़रीन। इसी तरह एक और नाम ज़रीफ खेड़ो है, उस पर भी बात करते हैं। सरदार शाह का मामला वॉलंटरी रिटर्न में नाम आ चुका है, हुकूमत नवाज़िशें नहीं रोक रही है उसके ऊपर। देखिए, महकमा जो आपाशी है सिंध का, वो तो पूरा करप्शन का गढ़ है। आप किसी भी एक्सीएन इंजीनियर दारोगों तक आप चले जाएंगे, आपको ये करप्शन की कहानियाँ मिलेंगी और लूट मार की इतनी कहानियाँ हैं कि ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 15 सालों के दौरान जिस तरह से ये डिपार्टमेंट चलाया जा रहा है कि सूबाई वज़ीर को भी पता नहीं चलता कि असल वज़ीर कौन है। और पानी जब जो शाखें हैं, जो ब्रांचेज़ हैं, वो उनमें फ्लड आ रहा होता है, टूट रही होती हैं, बंद टूट जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं, तब भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा होता एक तो। और इसी डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा करप्शन है, इसकी शिकायतें भी ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अफसरान, ख़ास तौर पर सरदार शाह, जिसने एडमिट किया है क्राइम कि मैंने करप्शन की है, लेकिन उसको नवाजा जा रहा है। ज़रीफ़ खेड़ों के असासों की छानबीन चल रही है, लेकिन ज़रीफ़ खेड़ों के वो सिंध के आपाशी माहिर के तौर पर समझा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये सब कुछ ये चला रहे हैं। प्रीतम दास हों, ज़रीफ़ खेड़ो हों, सरदार शाह हों, लेकिन सरदार शाह तो सबसे मुनफरद केस है। मतलब इतने असासे सुहेल अनवर सियाल के पास भी नहीं होंगे जितने इस सरदार शाह के पास हैं। इतने असासे मैं आज भी दावे से कह रहा हूँ मीर मुनव्वर टालपुर के पास भी नहीं होंगे जितने सरदार शाह के पास हैं।
लेकिन उसके बावजूद सरदार शाह को कोई हटाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ जो पोस्टिंगें हैं वो आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बेची जाती हैं कि 2-2 साल आपको कोई नहीं हटाएगा। आप जाएं गुड्डू लूटें, आप जाएं सखर बैराज लूटें, आप जिस प्रोजेक्ट में जाएंगे आपको कोई आपका बाल भी बिका नहीं करेगा। सरदार शाह चीफ मिनिस्टर सिंध के असासों को भी अगर मुआवजा करें तो जो लाइफ स्टाइल सरदार शाह का है वो वज़ीर आला सिंध का भी नहीं है। बावजूद इसके इन तमाम शवाहिदों के, वीडियोस के, दस्तावेज़ात के, न चीफ मिनिस्टर उसके कोई कार्रवाई कर रहे हैं, और जैसे कनासरो सिस्टम है सेम इसी तरह से इधर एक नया सिस्टम चल रहा है। तो इन लोगों की जो है ना वो बासपुरस का थोड़ा सा जो खतरा है वो उनको नेब से है, लेकिन नेब में भी जिस तरह से ये स्लो चीज़ें चल रही हैं तो इनकी शायद अगले नस्ल की शायद कोई जाके कोई एहसाब करे। बाकी इस नस्ल में या इस वक्त जो है वो समझ में नहीं आता कि नेब के अफसरान हाई प्रोफाइल केसेस कभी इस सियासतदान पे कभी इस पे ज़रूर हैं। जो सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है ब्यूरोक्रेट्स ने, जो सबसे ज़्यादा नुकसान सिंध को या मुल्क को दिया वो इन्हीं अफसरान ने दिया। उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार होती है और वो मजीद उनको तक़वियत मिलती है कि वो करप्शन करें। सही। और इतने शोर मचाने पर जाके इरिगेशन के महकमे को खत लिखा नैब ने, तफसीलात मांगी सरदार शाह के बारे में, लेकिन इसके साथ जो दूसरा किरदार है फ़हीम सोमरो, और उधर भी आप देखें तो उस पर मुबैना सियासी पुष्पनाई हासिल है और जो मामला है वो बड़ा संगीन है, क्योंकि उसके असासों की तफसीलात भी यही है। और जब भी हमने भी मालूमात की इकट्ठी तो यही अंदाज़ा लगाया कि जब आरबीओटी मंसूबे से मुंसलिक हुआ उसके बाद वो सारा जो सोमरो स्टेट बना, उससे पहले कोई असासे नहीं थे, कोई जद्दी पुश्ती, कोई इनहेरिटेंस में पैसा नहीं मिला था इस वक्त। ये तमाम लोग जो इस वक्त हैं जिनकी गाड़ियां, बंगले, और इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि ओवरसीज भी बने, दुबई के अंदर पैसा ट्रांसफर हुआ, दुबई में प्लाजे लिए, फ्लैट्स लिए, अपार्टमेंट्स लिए, इंटरनेशनली इस वक्त अपने एसेट्स बनाए। ये सारे अहम सवालात हैं। अब इसमें होना क्या चाहिए इम्तियाज, क्योंकि ये तो एक तो आरबीओटी केस है, दूसरा इनके इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल इन्होंने किया, मिसयूज अथॉरिटी है। दूसरा, इन इंडिविजुअल्स ने अपने असासे बनाए हैं जो इनकी सोर्स ऑफ इनकम से मैच नहीं करते। सरदार शाह अगर 1,40,000 रुपये माहाना तनख्वाह है उसकी, जो उसने रिटर्न में डिक्लेयर करता है एफबीआर में अपने, और आप जिस तरह कह रहे हैं कि उसके असासे जो हैं वो सोहेल अनवर सयाल, मीर मुनव्वर तालपुर से भी ज्यादा हैं, तो ये तो एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस बनता है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड किया जी। असासे आए कहाँ से आपके पास इतने सारे? देखिए, मुझे हैरत तब हुई जब मैं नेब के एक अफसर से मुलाकात की और उसने एक बड़ा मशहूर केस का रेफरेंस दिया कि यार वो तो बहुत ज़बरदस्त उस प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने काम किया था, मीडिया खामखा उसके पीछे था। तब मैं थोड़ा सा मैंने सोचा कि जब हाल ये होगा तो फिर मज़ीद बात क्या आदमी करनी चाहिए। अब मुझे तो नजफ़ मिर्ज़ा साहब से मतलब यही उम्मीद है, डीजी जब से वो बने हैं, कि वो अपनी उनके पास हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि किसी दूसरे सूबे से आए हों और उसको नवाब शाह का पता ना हो, लाड़काना के किसी सियासतदान का पता ना हो। उनको सब पता है कि कौन क्या है, लेकिन उसके बावजूद मेगा करप्शन स्कैंडल जितने भी हैं उनमें सुस्त रवि, उनमें अफसरान का डिले, वो समझ से बालातर है। तो ये चीज़ें जो हैं जब तक आप अपनी इंक्वायरीज़ को फास्ट नहीं करेंगे, जब तक आप तेज़ इसका एहतसाब नहीं करेंगे, तब तक ये मामला लटके रहेंगे। आज तक सूबाई कई वज़ीर हैं साबिक जिनकी सिर्फ इंक्वायरी चल रही है जी। क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, क्यों रेफरेंस अब तक दायर नहीं हो रहे? हम एक्साइज का आप मामला देख लें कि एक्साइज डिपार्टमेंट की क्या हालत है, उसके साथ आप इरिगेशन में आ जाएं और अभी तक लेटरबाजी चल रही है। जब आपके पास कोई अफसर आपको नहीं दे रहा, दस्तावेजात नहीं दे रहा, पर्सनल फाइल नहीं दे रहा, तो नेब को तो रेड की इजाज़त है, रेड कर सकती है। तो ये सारे मामला हैं, इसमें नेब का ही एक सहारा बनता है। और ये भी आप देखिए ना, तो जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन है जो नैब ने इन NWPs यानी न्यू वर्क प्रोजेक्ट जिनको हमने शुरू में दिखाया आरबीओटी के मंसूबों में, जो इस वक्त 88 के करीब ऐसे हैं जो बोगस टेंडर्स हैं, तो ये नैब मालूमात कर रही है दिसंबर 2019 में, उससे पहले भी खतूत लिखे गए होंगे। तो आज 2021 आ चुका है, 2021 के अंदर भी ये मामला इस पर अब जाके एंटी करप्शन भी ओवरलैप करके इंक्वायरी कर रही है, वहां से उठा लिया केस को, नैब ने हासिल कर लिया। लेकिन ये बड़े सारे अहम संगीन सवाल आते हैं कि इनका मंतकी अंजाम कब होगा। इम्तियाज सांडवी साहब, आपका शुक्रिया। ब्रेक के बाद कंक्लूड करेंगे इस शो को, हमारे साथ जुड़े रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज आपके सामने तफसीलन रखा कि किस तरीके से नैब ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। 2019 में मंसूबों की फहरिस्त बताई आपको, जिन अहम मंसूबों के टेंडर्स इशू हुए, नैब ने उनकी प्रोक्योरमेंट PC1 डिटेल्स मांगी कि PC1 मंजूर हुआ या नहीं हुआ, एक्निक से मंजूरी हुई या नहीं हुई, प्रोसीजर क्या रहा, कॉन्ट्रैक्टर के नाम क्या थे, NIC क्या था। लेकिन इस बात को भी तकरीबन 2 साल का अरसा होने लगा। केस में क्या हुआ और पसे पर्दा किरदार आखिर कौन से थे, वो तफसीलन आपके सामने रखें।
और उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा है। हमने जो सहाफ़त के उसूल है उसके तहत मौक़िफ़ भी रखा है सामने कि वो क्या कहते हैं अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात के ऊपर। आपका फीडबैक हमें मौसूल होगा हमारे ईमेल और ट्विटर पे जो आपके सामने फ्लैश कर रहा है। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।